आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात चैत्र नवरात्रि की। देश में इसका रंग दिखने लगा है, हर तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 मार्च को घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा इसी दिन से शुरू होती है और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि घट स्थापना कैसे करें और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन साथ में एक गुड न्यूज भी आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से पहले मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है, जहां उनके रहने के लिए एक भव्य भवन तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। 22 मार्च से अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होगी। साल भर में 4 नवरात्र आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दौरान मां की आराधना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। 22 मार्च को सूर्योदय के साथ ही नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना से होगी। इस चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का नौका पर आगमन है, जिसे सुख समृद्धि कारक कहा जाता है। अब जरा घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लीजिए। चैत्र नवरात्र के घट स्थापना के लिए सुबह 6:23 से सुबह 7:32 का शुभ मुहूर्त है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की पूजा की जाती है और इसीलिए कलश स्थापना से पहले पूजा स्थल को गंगा जल से साफ कर लें और इसके बाद सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करें कलश स्थापना के लिए। सुबह सुबह जल्दी स्नान करके पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की सजावट करके वहां चौकी रखें, जिस पर कलश में जल भर कर रखें। इसके बाद कलश पर कलावा लपेटें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और फिर नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश पर रखें। इसके बाद धूप दीप जलाकर मां दुर्गा का आह्वान करें और शास्त्रों के मुताबिक मां दुर्गा की पूजा उपासना करें। कलश स्थापना के बाद भगवान गणेश और मां दुर्गा की आरती की जाती है, जिसके बाद 9 दिनों के व्रत की शुरुआत होती है। इस बार नवरात्र उत्सव से पहले माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी गुड न्यूज आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहां दुर्गा भवन के नाम से एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण माता वैष्णो देवी के भवन एरिया में शुरू हुआ है। उद्घाटन से पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और हवन किया गया। उद्घाटन से ठीक पहले यहाँ पर एक हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और आप देख सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर हैं और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। तो ये माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर अब जो नया भवन बना है दुर्गा भवन, उसमें 2500 के करीब जो है यात्रीगण ठहर सकते हैं। उनको यहाँ पर रहने की मुफ्त सुविधा मिलेगी और साथ ही में यहाँ पर दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, यानी कि प्रसाद मिलेगा, खाने पीने की भी सुविधा है, भोजनालय भी है और साथ ही में शौचालय की भी यहाँ पर सुविधा रहेगी। तो अत्याधुनिक ये दुर्गा भवन बनाया गया है। इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्गा भवन का भी उद्घाटन किया। मुझे लगता है कि ये दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों में और विशेष रूप से इस चैत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3000 लोग सुविधापूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में हम और करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में है और सुविधाएं निरंतर बढ़ें ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही है वो नवनिर्मित दुर्गा भवन जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है।
पुष्पों से सजा हुआ ये भवन देख रहे हैं, दुर्गा भवन। दरअसल ये नवनिर्माणित ये भवन है और ये यात्रियों के लिए बनाया गया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 3000 के आसपास यात्रीगण ठहर सकते हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था यहां पर बनाई गई है और ये नवनिर्माणित ये भवन है और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है। और आज यहां पर यज्ञ हुआ, हवन हुआ, अनुष्ठान हुआ और विधिवत तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस भवन को यात्रियों को समर्पित किया। आप जरा इस दुर्गा भवन की सुविधाओं के बारे में भी जान लीजिए। फ्री डॉर्मेट्री की यहां पर सेवा उपलब्ध रहेगी, जगह जगह यहां पर लिखा भी गया है फ्री डॉर्मेट्री। और काफी अत्याधुनिक ये भवन का जो है ये निर्माण किया गया है, सभी तरह की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर वुडन फ्लोरिंग है यहां पर, तो भक्तजनों को कोई असुविधा ना हो, सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है कि उनको कोई भी असुविधा ना हो। यहां पर भक्तों को तमाम उनको सुविधाएं मिल जाएं। चार्जिंग पॉइंट से अगर किसी को अपना मोबाइल चार्ज करना है तो वो यहां पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो इस चीज को भी सुनिश्चित किया गया है। और चूंकि अगर गर्मियों का जब समय होता है तब गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर पंखे भी रखे गए हैं ताकि भक्तजनों को यहाँ पर हवा भी मिल सके, ठंडी हवा भी मिल सके। बिजली के ट्यूब्स हैं, तो हर तरह की सुविधा है यहाँ पर रखी गई हैं। और साथ ही में ये जो लॉकर्स हैं, यहाँ पर भक्तजन अपना सामान रख सकते हैं, उसमें ताला भी लगाया जा सकता है, तो सामान रखने की व्यवस्था भी रखी गई है। इस दुर्गा भवन में बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है, साथ ही पीने के पानी, नहाने की भी दुरुस्त व्यवस्था की गई है। 3000 तक यात्रीगण इस भवन में ठहर सकते हैं और 2500 यात्री निःशुल्क सुविधा का जो है लाभ ले सकते हैं यहाँ पर डॉर्मिटरी में रहने के लिए। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि और क्या सुविधाएं हैं। देखिए, कई वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग होते हैं जो कि सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई हैं, यानी कि लिफ्ट का प्रयोग भी लोग कर सकते हैं। सुविधाएं यहाँ पर तमाम रखी गई हैं। साथ ही में अगर हम इस क्षेत्र में आए, पीने के पानी की व्यवस्था है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था रखी गई है, वाटर प्यूरिफायर भी है और भक्तजन यहाँ पर साफ पीने का पानी जो है उनको उपलब्ध हो जाएगा, तो उनको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि उन्हें कोई पानी जो है खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर लगा है, फ्रिज लगा है, जहाँ पर गर्म पानी भी मिल सकता है, ठंडा पानी भी मिल सकता है। जिसको जैसा पानी पीना है वो उस तरह का पानी भक्तजनों को मिलेगा। और शौचालय भी देखिए, अत्याधुनिक शौचालय हैं, साफ सुथरे शौचालय हैं। और ये यात्रीगणों पर भी निर्भर करता है कि उनको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और श्रद्धालुओं के लिए कंबल की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। साथ में कमरा लेकर अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। दुर्गा भवन में अगर आप कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं, यानी कि अलग से आप एक कमरा चाहते हैं, तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। और जो हमें जानकारी मिली है कि 3400 रुपए शुल्क होगा और यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं आपको मिलेंगी। हम इस कमरे के भीतर जाते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक होटल के तरह, 5 स्टार के होटल के तरह एक कमरा है। यहाँ पर देखिए आप, वुडन फ्लोरिंग है, दरवाजा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर जो पूरा ये कमरा है। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था है, बिल्कुल होटल के तरह ये शौचालय है, अत्याधुनिक। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, लिक्विड सोप है और गीजर भी लगा हुआ है। अगर आपको गर्म पानी से नहाना है तो वो व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। अब हम आगे जाते हैं, अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप रहने की आपके लिए व्यवस्था रहेगी, कंफर्टेबल बेड से, टेबल साथ में है, नाइट लैंप है। अगर आप पैसा जो है कम खर्चना चाहते हैं लेकिन आप अच्छी सुविधा चाहते हैं, अच्छी बेडिंग वाली सुविधा चाहते हैं, तो आपको इस तरह की डॉर्मेट्रीज मिलेगी। इसका बड़ा ही मामूली इसका जो है शुल्क है, जो हमें बताया गया कि पर बेड 150 रुपया। दुर्गा भवन में ठहरने के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। इसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है इसी भवन के अंदर और भक्तजन यहाँ आ सकते हैं और अपना मनपसंद जो शाकाहारी खाना है वो खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाने की जो डिटेल्स है वो लगी हुई है कि आपको यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध होगा।
ब्रेकफास्ट में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, तो उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सुविधाएं देखिए बैठने की, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह आपको यहाँ पर महसूस होगा। नीट एंड क्लीन है, पूरा साफ सुथरा है। और ये यात्रियों पर भी दायित्व रहेगा यहाँ की साफ सफाई का, क्योंकि उन्हें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ा करकट यहाँ वहाँ ना फेंके। कुल मिलाकर माता वैष्णो देवी के भक्तों को इस चैत्र नवरात्रि पर एक बड़ी सौगात मिली है। आप भी अगर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो आप इस दुर्गा भवन में रहने से लेकर खाने पीने तक की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैत्र नवरात्रि को लेकर मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सभी श्रद्धालु चैत्र नवरात्रि को लेकर बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। देखिए जेएनटी संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट। चला बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस समय हम मौजूद हैं माता वैष्णो देवी के भवन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देश भर से आए हैं और इनमें कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं माता रानी का जय घोष किया जा रहा है और जय माता दी के जय घोष से पूरा इलाका इस समय गूंज रहा है। भक्तों में खासा उत्साह है। नवरात्रि के महापर्व को लेकर यहाँ पर भक्तजन जो है भारी संख्या में आए हैं माता के दर्शनों के लिए। और इस समय हम बिल्कुल माता वैष्णो देवी के दरबार में हैं, बिल्कुल उसके समीप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार कुछ ही मीटर दूर है और यहाँ पर भक्तजन खासा उत्साहित है। जय घोष किया जा रहा है माता वैष्णो देवी का। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम भंवरलाल शर्मा है और मैं और दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। वैसे अभी लोकली उधमपुर से आया हूँ, मैं वायुसेना में सेवारत हूँ और लगभग हर आना होता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि दुर्गा भवन का निर्माण हुआ है, भक्तों को और सुविधाएं मिलेंगी, तो कितना मन में प्रसन्नता? बहुत अच्छा लगा और ऐसी सुविधाएं और होनी चाहिए भक्तों के लिए, जिससे लोगों को सुविधाएं मिले और परेशानियां नहीं हो। और बहुत ही अच्छी सुविधा है। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? दिल्ली से प्रशांत। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? प्रशांत नलूदा। प्रशांत जी मुझे बताइए मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। मैं मांगा माता से? मांगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जो माता का दिया है सब माता का ही दिया हुआ है। अच्छा, अब वहाँ दुर्गा भवन का निर्माण हुआ है, आपने देखा? हाँ जी बिल्कुल देखा। तो वहाँ जो सुविधाएं हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साइन बोर्ड का काफी अच्छा एफर्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भवन के निर्माण हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। रात को रुकने के लिए भी अवस्था रहेगी, तो ये काफी अच्छी चीज है। जय माता दी, जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं माता के दर्शनों के लिए और नवरात्रि का खासा महत्व रहता है और इसीलिए भक्तजन जो है नवरात्रि पर यहाँ आते हैं माता के दर्शनों के लिए। अब भक्तों की सुविधा के लिए नया भवन भी यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, भोजनालय की व्यवस्था है और भक्त यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो जोश और जज्बा देखिए आप भक्तजनों में, खासा उत्साहित है यहाँ भक्तजन। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे माता से कि सभी के लिए सुख समृद्धि आए और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, माता वैष्णो देवी भवन, कटरा, जम्मू कश्मीर, GNT। नेपाल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भेजी गई पवित्र शिलाओं का आखिर क्या होगा? क्या उन्हीं से रामलला की मूर्ति बनेगी? इस सवाल के जवाब में कुछ दिन पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने क्या कुछ कहा था, वो सुनाते हैं आपको। टेस्टिंग हुआ, वो टेस्टिंग वहां के लोगों ने किया। एक बार ट्रस्ट भी अपने स्तर से सभी को टेस्टिंग कराकर और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर में फिर मंदिर की मूर्ति बनना शुरू होगा। कई मूर्तियां बननी है और एक ही मूर्ति हम नहीं बनाएंगे, हम हर एक का 3-3 सेट बनाएंगे ताकि देश के सर्वोत्तम 1, 2, 3 जो मूर्तिकार है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ बनाए वह सर्वश्रेष्ठ उसमें मंदिर में हम दे सके। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने से लेकर मंदिर निर्माण कार्य के लिए देश दुनिया से भक्त सहयोग कर रहे हैं। देश के कोने कोने से कार सेवक अपने आराध्य के लिए ईंट पत्थर से लेकर शिलाएं अयोध्या भेज रहे हैं। नेपाल की कृष्णा गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या आई हैं। कर्नाटक से भी आरकोट स्टोन की 2 शिलाएं अयोध्या भेजी गई हैं। इन्हीं शालिग्राम शिलाओं के बगल राम कारसेवकपुरम में इनको रखा गया है और इसी के तहत कांची और ओडिशा से भी अलग अलग शिलाएं अयोध्या भेजी गई हैं और इन सभी की टेस्टिंग के बाद ही ये तय होगा
कि आखिर रामलला की मूर्ति किस शिला से बनाई जाएगी। रामलला की मूर्ति के लिए जो शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, उनकी पहले से टेस्टिंग की गई है, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद उसकी एक बार फिर से टेस्टिंग कराई जा रही है। मूर्ति बनाने का काम देश के 5 हस्तशिल्पियों को सौंपा गया है। इनमें जो भी बेहतर होंगे, उनकी अलग अलग मूर्तियों से 3 मूर्तियों के सैंपल्स का सेट तैयार होगा। जो मूर्ति सबसे अच्छी होगी, उसी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित उसमें किया जाएगा। और जानकारों के मुताबिक इन सब में सबसे बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली शिला का चयन राम मंदिर की मूर्ति बनाने में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के करीब 1.5 साल बाद हजारों किसान एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। किसानों की ये महापंचायत एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर थी। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को जो लिखित में आश्वासन दिए थे, उन्हें पूरा करे और किसानों के सामने लगातार बढ़ते संकट को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। महापंचायत के समापन से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस जमघट को किसान आंदोलन 2.0 के तहत पेश किया। केंद्र सरकार ने किसानों को के इस रुख को देखते हुए किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून, शहीद किसानों के परिवारों को लंबित मुआवजा, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की वापसी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से हटाया जाए और विद्युत संशोधन विधेयक जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। देश भर के तमाम किसानों की मांगों को लेकर के किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में आज महापंचायत बुलाई गई। लगभग 1.5 साल बाद एक बार फिर तमाम किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, सरकार के साथ अपनी मांगों को रखा। किसान लीडर्स और कृषि मंत्री के बीच बातचीत भी हुई। बातचीत में अपनी मांगों को रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण मांग कि बिजली की दरों को घटाया जाए, 300 यूनिट किसानों को मुफ्त दिया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एमएसपी पर गारंटी लगाई जाए। पिछले किसान आंदोलन के दौरान तमाम किसानों पर जो अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हुए, उनको वापस लिया जाए। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को जो है वो बर्खास्त किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन मांगों को लेकर के सरकार के सामने रखा गया, लेकिन सीधे तौर पर इन मांगों को लेकर के जब रखा गया तो इनमें से एक मांग बिजली की दर को जो है वो मान लिया गया, लेकिन बाकी मांगों को लेकर के अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है। लेकिन एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया। मीटिंग खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो आने वाले 20-21 दिनों में वो फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। में कुछ छोटे इश्यूज हैं वो जो सरकार ने एक तरह से बल्कि मंत्री जी ने कहा छोटे इशू, छोटे मैं बार बार कहना चाहूँ छोटे इशू जैसे शहीद परिवारों को कंपेंसेशन जहां नहीं मिली, किसानों के केस वापस नहीं हुए हमारे आंदोलन वाले, या किसानों को जो ये नुकसान हुआ अभी ओलावृष्टि से पानी से इसकी भरपाई करवाने की बात। चौथा जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि बिजली बिल 2020 जो उन्होंने किया है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, उसमें से उन्होंने आज हमें बताया कि उनमें से खेती के साथ जुड़ी हुई जो चीज थी किसानों की सब्सिडी वाली बात, वो निकाल ली गई है। ये उन्होंने हमें आज ही बताई है। तो ये एक बड़ी किसान आंदोलन की चीज। एक डिमांड आपकी आज मान ली गई है, लेकिन जो एमएसपी की डिमांड थी वो अभी पेंडिंग पड़ी। मुझे लगता है एमएसपी की डिमांड देखिए, उन्होंने एक कमेटी हमें मूर्ख बनाने के लिए बनाई थी। ये रजीम जो है डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज को लागू करता है, इसलिए एमएसपी की डिमांड को मनवाना और कर्ज मुक्ति करवाना ये बड़े इशू हैं। इसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसका ऐलान हमने किया। एसकेएम अब अगला आंदोलन शुरू करने वाला है, ये तय है? नहीं, मुझे ऑलरेडी हम आंदोलन में हैं यार। हम सेकंड फेज ऑफ आंदोलन का चौथा चरण है बड़ी रैली का। ऑलरेडी हम आंदोलन में हैं। 30 अप्रैल को मीटिंग कर रहे हैं। 30 अप्रैल से पहले हमने राज्यों को बोला है कि जाके अपने अपने यात्राएं करो, पंचायतें करो, कंसोलिडेशन करो कमेटी की, और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो भी ऐलान होगा उसको इम्प्लीमेंट करो। 30 अप्रैल को मीटिंग करने के बाद एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम जो बनेगा, देशव्यापी यात्राएं भी हो सकती हैं, देशव्यापी बड़े आंदोलनों की जो हो सकती है 30 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में संसद में कृषि
कानून पास किए थे। इन कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में किसानों ने दिल्ली में कूच किया। करीब 1 साल तक किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे रहे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाले रखा। इसके बाद किसानों से कई स्तर की बातचीत के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की लंबित मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था। और अब बात पाताल लोक 2 वेब सीरीज से मशहूर हो चुके झुग्गी में रहने वाले आयुष की, जिससे जुड़ी खबर हमने इसी महीने की 15 तारीख को आपको दिखाई थी। गुड न्यूज टुडे पर इस खबर का बड़ा असर हुआ है। गुड न्यूज टुडे पर खबर देखने के बाद आयुष की मदद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नोएडा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल ने आयुष को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का भरोसा दिया है। भले ही आज आयुष की राहें आसान दिख रही हों, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आयुष के सर पर पिता का साया नहीं है। उसका बचपन नोएडा की एक झुग्गी बस्ती में बीत रहा है। मैम, किस तरह से आपने जब स्टोरी देखी तो क्या वो खास बात लगी कि आप खुद आगे आई कि नहीं ठीक है, हम आयुष को अपने साथ लेते हैं? थैंक यू। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी अडल्ट को आगे आके उसका हाथ जरूर थामना होता है, क्योंकि टैलेंट एक चीज होती है, लेकिन कहीं एक बड़ों का एफर्ट उसके साथ उनको एक अलग मुकाम पे ले जा सकता है। तो जब मैंने आयुष की स्टोरी देखी तो मुझे ये जरूर लगा कि ये एक ऐसा इतना एंटरप्राइजिंग बच्चा है कि वो पढ़ाई भी कर रहा है और इतनी कमियों के बावजूद ही हैज रीच्ड वेयर ही हैज रीच्ड। तो एक दायित्व बनता है एज एन एजुकेटर कि वी स्टेप फॉरवर्ड एंड रीच आउट टू ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम। तो ये एक जज्बा था हम में, एंड हमने सोचा कि इमीडिएटली हम वॉइस ऑफ स्लम्स को कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि जो बच्चा इतना एंटरप्राइजिंग हो सकता है, उसके लिए एज अ स्कूल हमें भी एंटरप्राइजिंग होने की जरूरत है, एंड वी शुड अप्रोच हिम रादर देन हिम अप्रोच अस फॉर एडमिशन, कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एकेडमिक्स में या जिस भी एरिया में है जितनी हेल्प कर सके हम करें और उसको एक अलग मुकाम पे ले जा सके। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस स्टोरी, जस्ट कंट्रीब्यूट टू इट, बिकॉज द सक्सेस स्टोरी इज ओनली हिज, नो वन एल्स। अभी आप कहाँ तक एजुकेशन इसको मिलने वाली आयुष को आपके जरिए? देखिए, जब हमने कमिट किया है तो हमारे साथ ये तब तक रहेगा जब तक ये स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करेगा, एंड जितना उसका खर्चा है, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, जब हमने कमिटमेंट ली है तो इट इज 100% कमिटमेंट। सो वी आर गोइंग टू हेल्प हिम इन एवरी विच वे, एडिशनल हेल्प, एडिशनल क्लासेस दैट ही रिक्वायर्स, जो भी उसको फैसिलिटीज चाहिए। अब ये हमारा बच्चा है। तो आयुष, तुमने स्कूल भी पूरा घूमा मैम के साथ, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मन में क्या आ रहा है अब? सर मतलब ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्कूल से मैं इस स्कूल में आ पाऊंगा, और मेरे को प्रिंसिपल मैम खुद इस पूरे स्कूल का राउंड लगवाएंगे, इसीलिए सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आयुष जब आज उस स्कूल में पहुंचा तो उसकी माँ की आंखों की चमक देखने लायक थी। उसकी माँ का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाएगा, और इसका एहसास होने के बाद से आयुष की माँ की आंखें नम है। विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो सपने हमने देखे थे और वो पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से विश्वास तो करना बहुत ही मुश्किल था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ये लग रहा था कि ये जिस दिन बस में बैठ जाएगा, मैं उस दिन विश्वास करूंगी कि हाँ, इसका एडमिशन हो गया। अब लग रहा है कि फ्यूचर, भविष्य ठीक है आयुष का? हाँ, उम्मीद तो जगी है। दुनिया को आयुष जहां से जुड़ी जो बातें आज सपने जैसी दिख रही हैं, उन सपनों को हासिल करना आयुष के लिए नामुमकिन हो जाता है अगर वॉइस ऑफ स्लम जैसे एनजीओ का साथ उनको नहीं मिलता। अपने हुनर और वॉइस ऑफ स्लम एनजीओ के प्रयासों से ही आयुष ने यह मुकाम हासिल किया। एनजीओ के को-फाउंडर देव प्रताप सिंह, जो मात्र 11 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए थे, भूख मिटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कचरा उठाया, होटल्स में बर्तन साफ किए, आज वही अपनी पत्नी चांदनी खान के साथ दूसरे बच्चों की वॉइस यानी कि आवाज बने हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए वॉइस ऑफ स्लम नाम से एनजीओ की शुरुआत की, जिसके जरिए झुग्गी झोंपड़ियों के हजारों बच्चों की मदद हो रही है। वो बच्चे जो ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन आज इनकी बदौलत बच्चे सड़क पर फल सब्जी बेचने की बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं।
फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं और कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। आयुष भी ऐसे बच्चों में ही शामिल होने जा रहे हैं। देव भी हमारे साथ में हैं, वॉइस ऑफ स्लम के, और जिनके जरिए ही सब कुछ आयुष के साथ आज जो भी हो रहा है वो उसका जरिया खुद देव बने थे। देव, लगा था कि जो है बात जो निकली थी वॉइस ऑफ स्लम से वो इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल तक पहुंच जाएगी। देखिए, मैंने अपने पूरे बचपन में इतना बड़ा स्कूल कभी नहीं देखा था। मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, तो इतने बड़े स्कूल में मेरे को आना ही मेरे लिए बड़ा सपना था। और आयुष में अपना बचपन देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी मदर 39 इयर्स की ओल्ड में रोड 39 इयर्स की थी वो, तो रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आयुष को अपना बचपन, मतलब आयुष ऐसा लगता है कि मेरा बचपन है ये, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही दिखता था और इतना ही नटखट था। और दूसरी चीज ये है कि निकिता मैम और मोहित सर की वजह से आज आयुष अगर यहाँ पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बच्चों का वॉइस ऑफ स्लम के माध्यम से कुछ बच्चों का भविष्य अगर सुधार पाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई भी चीज ऐसी है जो इससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है इन बच्चों के जीवन को सुधारने का। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज तक की वजह से ये स्टोरी मोहित सर और निकिता मैम तक पहुंची। एयर एम्बुलेंस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। पहाड़ी इलाकों में अक्सर एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की ही तर्ज पर रिवर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, जिससे शहर से कटे इलाकों के लोगों को मेडिकल सुविधा जल्द से जल्द मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के धार में एयर एम्बुलेंस की तर्ज पर रिवर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। इस नई पहल की शुरुआत एक संस्था और IRCTC के सहयोग से की गई है। इसके जरिए अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों के विस्थापित लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, ट्राइबल लोगों को भी इससे फायदा होगा। अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज ये जो नदी एम्बुलेंस मिली है, जिसमें डबल इंजन लगा है और ये तेज गति से चलती है, तो इस क्षेत्र में इससे काफी गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। नर्मदा नदी के किनारे आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पहुंचने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ नदी ही है। उन जगहों के लिए ये एम्बुलेंस वरदान से कम नहीं है। जब एम्बुलेंसेस स्टार्ट हुई तो गांव के लोगों को शुरू में लगता था कि कैसे होगा, पर दूरांचल में, जंगलों में, जहां लोग जाने में भी डरते थे, अनिल माधव दवे जी का दर्शन वहां पहुंचा और गांव के लोगों को उससे सहायता होने लगी। अब जब ये नई एम्बुलेंस हम दे रहे हैं तो ये उससे कहीं बेहतर है। रिवर एम्बुलेंस के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसे डायल करने पर ये तत्काल उस इलाके में पहुंच जाएगी, जिससे प्रभावितों को सीधे डॉक्टर की मदद मुहैया कराई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरें आप देख रहे हैं। खुशी क्या है और हमें खुश क्यों रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब है आज का दिन, क्योंकि आज है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और खुशी का असर हमारी आय और प्रोडक्टिविटी पर भी होता है। भले ही जिंदगी में कितने भी तनाव क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा खुश रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। खाने से लेकर पीने तक उन्हीं चीजों का सेवन करें जो आपकी पसंद की हैं, आपको खुश करती हैं। किसी की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए जिंदगी जिए। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम अलग अलग होती है और इस बार का थीम है बी माइंडफुल। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।